नमस्ते साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक एल्फा हाइड्रोजन के कारण कार्बोनिल समूह की अम्लीयता और दूसरा इस पे आधारित रिएक्शन एल्डोज संघनन, और उसकी हम बात करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले यही आपका अपना चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। तो बिना टाइम ख़राब किए अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग पे आते हैं बेटा अपने। एल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। क्या लिखा है? एल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। अब सबसे पहली बात तो हम ये समझे कि एल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। कि ये कार्बन की एक श्रृंखला है। इस कार्बन की श्रृंखला से सपोज किया कि मैंने यहाँ पर कोई कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह जोड़ा हुआ है। अब से कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया एल्डिहाइड। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं एल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? एल्फा कार्बन। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाएगा? एल्फा कार्बन। और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जैसे यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो इन हाइड्रोजन को बोलते हैं एल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ में लिखिए एल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। तो एल्डिहाइड और कीटोन में यदि अगर एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब दर्शाने का रीज़न ये है कि वहाँ से एल्फा हाइड्रोजन से एल्फा कार्बन पे जो एल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो वहाँ से बाहर चला जाएगा, जिससे एक कार्ब एनाइन नाम का कंपाउंड बनता है मध्यवर्ती, और वो अनुनाद के द्वारा, किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा इनोलेट आयन बनाता है। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए हुए। देखो कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में, क्या लिखा है? एल्डिहाइड तथा कीटोन में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु, एल्डिहाइड कीटोन में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो क्या लिखा हमने कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। एल्फा कार्बन से कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु के हटने पर कार्ब एनायन, क्या लिखा है? एल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु के हटने से कार्ब एनायन मध्यवर्ती बनता है, जो अनुनाद द्वारा इनोलेट आयन में, जो अनुनाद द्वारा कौन से आयन में? इनोलेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। फिर से आपको समझा रहा हूँ कि एल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, एल्डिहाइड तथा कीटोन में यदि एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा तो वो क्या दर्शाएगा? आपके अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या हो, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा परमाणु हो? एल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो तो वो क्या दर्शाएगा? अम्लीय प्रकृति। और यहाँ पर विशेष है कि अगर आपने उस एल्फा हाइड्रोजन को हटा दिया तो कार्ब एनाइन है
वो मध्यवर्ती के रूप में बनता है। क्या? कार्ब एनाइन मध्यवर्ती के रूप में बनता है और अनुनाद के द्वारा वो कौन सा आयन बना लेता है? इनोलेट आयन बना लेता है। अनुनाद के द्वारा वो कौन सा आयन बनाता है? इनोलेट आयन का निर्माण करता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, C डबल बॉन्ड O, यह हो गया कार्बनिल समूह, इससे जोड़ दिया मैंने एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये जुड़ गया एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कार्बनिल समूह है। इस कार्बनिल समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है तो कंडीशन क्या आएगी? C डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन थी आपकी। तो यहाँ से आपने इस अल्फा हाइड्रोजन को हटा दिया तो यहाँ से H प्लस बाहर चला गया और ये माइनस का निशान कहाँ गया? कार्बन पे। अब नेक्स्ट पद में होगा क्या कि ये जो ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? कार्बन पे आ गए। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो ऋणावेश है वो यहाँ पर बंध बनाएगा। जब वो यहाँ पर बंध बनाएगा तो ये बंध टूटकर इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। इसके से पहले हम एक बात और बात करते हैं कि जब कार्बन पर ऋणावेश आए तो उसको बोलते हैं कार्ब एनाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है उसको मैंने क्या नाम दे दिया? कार्ब एनाइन। क्या नाम दिया? कार्ब एनाइन। अब कार्ब एनाइन तो हमने दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में या अगले वाले पद में क्या होता है कि ये ऋणावेश यहाँ आएगा तो एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड टूट के उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस पर किसका निशान आ जाएगा? माइनस का। तो C डबल बॉन्ड CO माइनस। तो अब ऋणावेश किस पे आ गया? ऑक्सीजन पे। और जब ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ जाएगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनोलेट आयन। तो कार्ब एनाइन जो होता है वो कार्ब एनाइन अनुनाद के द्वारा किस में कन्वर्ट हो गया? इनोलेट आयन में। तो इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण इस एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंडीशन समझिए, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर गया तो कार्ब एनाइन बना और कार्ब एनाइन से अनुनाद के द्वारा क्या बन गया? इनोलेट आयन बन गया। अब इसको हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता या अम्लता का कारण क्या होता है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। क्या लिखा? अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? अम्लीयता का कारण। क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या दर्शाता है? अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। रीजन बताइए। जो सबसे मेन पॉइंट तो क्या होता है कि इस जो अल्फा हाइड्रोजन में होगा क्या? C और H के मध्य बंध होगा और इस C और H के मध्य कौन सा समूह होता है? कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल समूह के कारण ये CH बंध दुर्बल हो जाता है, जिससे यहाँ से ये H है वो आसानी से निकल जाता है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बोनिल समूह माइनस आयु प्रभाव दर्शाता है जिसके कारण CH बंध दुर्बल हो जाता है। और दूसरा कह सकते हैं कि जब यहाँ से एक H प्लस बाहर जाता है तो कार्ब एनाइन बनता है और कार्ब एनाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनोलेट आयन में, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। तो बाद का जो प्रोडक्ट बनता है वो भी क्या हो जाता है? यहाँ पे स्थायी हो जाता है। तो इसके लिए मैं दो लाइनें बोल देता हूँ कि क्या लिखना है। कि पहला पॉइंट तो आपको ये रखना है कि कार्बोनिल समूह, याद रखना कौन सा प्रभाव दर्शाता है? माइनस आई। कार्बोनिल समूह है, कौन सा प्रभाव दर्शाता है? कार्बोनिल समूह माइनस आई। तो कार्बोनिल समूह है के कारण CH अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हो CH बंध दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। एक बात तो ये थी। दूसरा,
दूसरे पॉइंट की हम बात करें, दूसरे पॉइंट में ये याद रखना था कि ये लाइन आप यहाँ लिख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में कि अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन परमाणु हटने पर कार्ब एनाइन मध्यवर्ती बनता है जो अनुनाद के द्वारा इनोलाइट आयन में परिवर्तित हो जाता है, कि जो क्या होता है, स्थायी होता है। तो कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपसे कि अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता या अम्लीयता का क्या कारण है, तो पहला पॉइंट तो लिख दो कि कार्बोनिल समूह के कारण अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध होता है वो बंध दुर्बल हो जाएगा, जिससे बंध आसानी से टूट जाता है। दूसरा कि जब हाइड्रोजन हटेगा तो कार्ब एनाइन बनता है जो अनुनाद द्वारा इनोलाइट स्थायी आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड तथा कीटोन की एक मुख्य अभिक्रिया होती है जिसका नाम होता है एल्डोज संघनन, जो हम पढ़ेंगे। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ेंगे हम बहुत ज़्यादा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अभी। अब देखो, इसके बाद हम आगे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि एल्डोज क्या लिखा है, एल्डोज संघनन, क्या लिखा है बेटा, एल्डोज संघनन। तो पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि एल्डोज संघनन केवल वे ही कार्बोनिल, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, केवल वो ही कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोज संघनन अभिक्रिया देंगे जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिखना स्टार्ट करें तो कि वे कार्बोनिल समूह हैं या वे कार्बोनिल यौगिक, वे कार्बोनिल यौगिक जिनके पास, वे कार्बोनिल यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वे कार्बोनिल यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो के दो अणु को तनुछार, के दो अणु को तनुछार की उपस्थिति में, के दो अणु को तनुछार की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, जिसे एल्डोज कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, जिसे हम एल्डोज कहते हैं। और जो हमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वे कार्बोनिल यौगिक जिनके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो के दो अणु को तनुछार की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा। क्या नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, जिसे एल्डोज कहते हैं। को गरम करने पर जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, जल के अणु का निष्कासन हो जाता है तथा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त
होता है। तो जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होगा वो तो क्या होगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो होगा क्या कि सबसे पहले कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उनके दो अणु को तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, जिससे आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा। और अगर उसी को हम एल्डोज कहते हैं और उसके दो अणु, उस जो एल्डोज बोल दिया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक जो आपको प्राप्त हो गया, उसको आपने गर्म कर दिया तो वहाँ से जल का अणु क्या होगा, बाहर चला जाएगा, वहाँ से जल का अणु बाहर चला जाएगा और आपको कार्बन अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। अब रिएक्शन को समझते हैं। तो इसके लिए हमने एक एसिटैल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं। अब दो अणु को तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे। तो अब लिखने का तरीका अगर हमें आएगा तो रिएक्शन हमें इजीली समझ में आ जाएगी। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम दिया इसको, एसिटैल्डिहाइड। इसका मैंने एक अणु लिया। अब उस अणु के हमें अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ। जैसे आपने ये लिखा CH3 CHO, ये भी एसिटैल्डिहाइड है। इसके देखो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो इस अल्फा हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ लिख दिया, हो गया। अब क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का हो तो ये डबल बॉन्ड टूट के तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा और यहाँ वाला बंध है वो इस कार्बन के और इस कार्बन के मध्य बन जाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया कब होगी, तनु क्षार के रूप में मैंने क्या ले लिया, NaOH। तो तनु क्षार के साथ क्रिया करवाई। अब जोड़ो दोनों को, क्या बनता है, CH3 C, देखो इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका H, तो यहाँ मैंने लिख दिया OH। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा CH और इससे जुड़ जाएगा CH2 CHO, तो CH CH2 CHO, ये कंडीशन आपको आ गई। तो सीधी सी बात है, फिर से समझ आ रहा हूँ कि डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये बंद यहाँ आ जाएगा और ये बंद यहाँ चला जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गया। अब देखो कार्बोनिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन और उससे आगे वाला कौन सा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, OH। अब एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है तो OH क्या हो गया, प्रतिस्थापी। अगर प्रतिस्थापी OH है तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी। और बीटा पे जुड़ा तो क्या नाम दीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी। अब कार्बोनिल यौगिक है ही है क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन है। और फिर भी अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो देखो 1 2 3 4, तो 1 नंबर 2 3 और 4, तो 3 नंबर पे OH। देखो बेटा साधारण भाषा में जब आप इसका नाम लिखोगे तो हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, और IUPAC में नामकरण करोगे तो 3 हाइड्रोक्सी बोलोगे। तो साधारण भाषा में बात कर लेते हैं कि 3 कार्बन है तो ये बीटा पे है तो बीटा हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटीन और एल्डिहाइड। तो क्या नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेल्डिहाइड। अब जो ये बना इसको मैंने क्या कर दिया, गरम। यहाँ दो नजर नहीं आएगा, नहीं तो क्या कर दिया मैंने, इसको गरम कर दिया। तो गरम किया तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया। इसको मैंने गर्म किया तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु बाहर चला गया। तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H चला गया तो कंपाउंड ये आ गया। तो माइनस लिख दे तो माइनस H2 हो गया यहाँ पे। अब देखो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, आप जानते हो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम बोलते हैं असंतृप्त। तो असंतृप्त कहाँ हो गया, अल्फा बीटा असंतृप्त, और ये कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो गया। अब इसका अगर नाम लिखना चाहो तो जो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो, ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ गया, 1 और 2, तो ब्यूट 2 इन। और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, एल, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन एल।
ब्यूट टू इन एयर। तो ये थी आपकी एल्डो संघनन अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल आपको और समझाता हूँ। तो याद करना कि पहली बात की एल्डोज संघनन अभिक्रिया वो ही कार्बोनिल यौगिक देंगे जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, और उनके कितने अणु, 2 अणु, किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। और उसको आपने क्या किया, गर्म किया, तो जल का अणु बाहर चला गया, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक आपको प्राप्त हो गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका एक एग्जाम्पल हम और समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब देखो आगे, अभी तो हमने लिया था एसिटाल्डिहाइड। अब इसी रिएक्शन को हम एसीटोन के माध्यम से समझ लेते हैं। किसके माध्यम से, एसीटोन। एग्जांपल लेते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन को आप ऐसे लिखते हो, डायमेथाइल कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ पे CH3 हो गया। एसीटोन एक ही बात है। अब इसकी क्रिया एसीटोन के दूसरे अणु से, लेकिन ध्यान रखना दूसरे वाले अणु का सदैव अल्फा हाइड्रोजन आपको प्राप्त होगा। दूसरे वाले अणु का सदैव आपको क्या प्राप्त होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरे वाले अणु का अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इसको मैंने लिख दिया CH2H C डबल बॉन्ड O CH3। कोई अंतर नहीं, सेम है, केवल लिखने के तरीके का अंतर है। तो अब देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध बन जाएगा, और ये बंध यहाँ चला जाएगा तो इन दोनों के मध्य बंध बन जाएगा। लेकिन ये क्रिया किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में। तो क्या ले दिया मैंने, NaOH। अब देखो क्या बना यहाँ पे, CH3 यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, तो क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया आपका। अब देखो यहाँ पे इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, ये कीटोन है CO, तो ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ नहीं है क्या, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बन गया। लेकिन पर्टिकुलर हम इसका एक IPC नामकरण सीख लेते हैं। कितने कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 और 5। अब देखो 4 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा है और 4 पे ही OH जब प्रतिस्थापी होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल। तो क्या बोल सकते हैं इसको, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन कितने नंबर पे, 2 नंबर, 2 ओन। तो इसका नाम क्या गया, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन। अब मैंने इस कंपाउंड को क्या किया, गरम किया। मैंने इस कंपाउंड को क्या कर दिया, गरम कर दिया। तो जब हम इस कंपाउंड को गरम करेंगे तो क्या बाहर जाएगा, जल का अणु। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H, जल का अणु बाहर चला गया। तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक आपको प्राप्त हो जाता है। इसका IPC नाम लिखेंगे तो सेम अंतर ये है कि 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर पे मेथिल है तो लिख दिया 4 मेथिल। क्या लिख दिया, 4 मेथिल 1 2 3 4 5। तो 4 मेथिल, 5 कार्बन को बोल दिया पेंट,
ये 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो पेंट 3 इन और कीटोन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो नाम क्या दे दिया, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये इसका नाम हो गया। तो ये भी एल्डोज संघनन का एक एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल हमने एसीटैल्डिहाइड से ले लिया और दूसरा एग्जाम्पल हमने एसीटोन से ले लिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करें। अब एल्डोज संघनन के लिए हमने पहले बात क्लियर कर ली कि एल्डोज संघनन कौन देगा, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि कौन से कंपाउंड या कौन से कार्बोनिल यौगिक एल्डोज संघनन अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आता है आपका कि कौन से कार्बोनिल यौगिक, क्या लिखा, कौन से कार्बोनिल यौगिक एल्डोज संघनन अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो कौन से कार्बोनिल यौगिक एल्डोज संघनन अभिक्रिया नहीं देंगे, आंसर कमेंट्स में जल्दी से। तो सीधा सा आंसर क्या होगा, जिनके पास क्या उपस्थित ना हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो या जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो कौन सी अभिक्रिया नहीं देंगे, एल्डोज संघनन। और इसके 4 एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो इसके 4 एग्जाम्पल है जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, नंबर 2 बेंजल्डिहाइड, नंबर 2 बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, CHO, या इसको हम C6H5CHO लिखें। नंबर 3 क्लोरेल, नंबर 3 हमने क्या लिखा है, क्लोरेल, और नंबर 4 आ जाएगा आपका पिवेल्डिहाइड। तो क्लोरेल का फॉर्मूला क्या होता है, जानते होंगे, पढ़ा हमने पहले, CCl3CHO, CCl3CHO क्या बोलते हैं, क्लोरेल। और नंबर 4 पिवेल्डिहाइड, नंबर 4 पे क्या लिखा है, पिवेल्डिहाइड। अगर लिखना चाहो तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 फिर CHO, इस प्रकार से कंपाउंड होता है ये, इसको बोलते हैं पिवेल्डिहाइड। तो ये जो 4 कंपाउंड मैंने लिखे हैं, इन चारों के पास कौन सा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इस कारण से ये एल्डोज संघनन अभिक्रिया नहीं देते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाना होता है। एक क्वेश्चन ये भी बना देते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोज संघनन अभिक्रिया क्यों नहीं देता, तो सीधा लिखोगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये आज हमने एल्डोज संघनन की अभिक्रिया पढ़ी। इसके बाद कल की अपनी एक लास्ट क्लास और रहेगी, उससे आपका ये एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ।